The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Aajshala and make your NET UPSC economics dreams come true. Download the app now. Hello everyone and welcome back to the channel. I am Sunidhi Arya and I teach economics on this channel. फिलहाल हम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं. मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के अंदर हम अभी तक मेजर चंक जो है उसको फिनिश कर चुके हैं. हम सेट, रिलेशन, फंक्शन, लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डेरिवेटिव, डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेशन, इन सब के एप्लीकेशंस इतना देख चुके हैं. आज की इस वीडियो से हम बिल्कुल सेपरेट टॉपिक को शुरू कर रहे हैं विच इज़ लीनियर प्रोग्रामिंग. यानी कि हम ये समझेंगे कि जो लीनियर प्रोग्रामिंग है वो किस तरीके से इकोनॉमिक्स में यूज़ होती है. ठीक है. वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप इकोनॉमिक्स के किसी भी कोर्स में स्ट्रगल कर रहे हैं, यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स, यूपीएससी, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, इग्नू, ईएसीएच, एमईसी या किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी के बीए, एमए के एग्जाम्स में आप स्ट्रगल कर रहे हैं और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक में आपको डाउट है, तो आप हमारे कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं. हमारे कोर्सेज आपको हमारे ऐप में मिल जाएंगे और हमारे ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. बाकी जो नंबर आपको इस वक्त स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, आप उस पर भी व्हाट्सअप करके हमसे डिटेल पूछ सकते हैं. आपको जो भी प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स में है या आप किसी भी तरीके की हेल्प चाहते हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट अस फॉर द हेल्प. जैसे कि मैंने बताया, आज की क्लास में हम शुरू करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग. ठीक है. लीनियर तो आपने बहुत बार सुना होगा मैथमेटिक्स में कि लीनियर क्या होता है. यू हैव हर्ड लॉट ऑफ टाइम कि लीनियर क्या होता है. ठीक है. यानी कि जब केवल x या y होते हैं, x1 x2 होते हैं, x1 x2 x3 होते हैं, यानी कि जब जो वेरिएबल्स होती हैं, वेरिएबल्स का जब पावर जो होता है वो 1 होता है, दैट इज लीनियर. प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है? प्रोग्रामिंग यानी कि किसी भी चीज की प्लानिंग. ठीक है. प्रोग्रामिंग का मतलब होता है प्लानिंग. प्लानिंग से क्या मतलब है? यानी कि जब हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव गिवन हो, यानी कि हमारे पास एक ऑप्शन A1 है, एक ऑप्शन A2 है, एक ऑप्शन A3 है, एक ऑप्शन A4 है. जब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस गिवन हो, उस ऑप्शन में से हमको जब ऑप्टिमाइजेशन करना हो, ऑप्टिमाइजेशन बिल्कुल सही आपने समझा. ऑप्टिमाइजेशन हमने कैलकुलेशन में भी पढ़ा था और कैलकुलस में हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स जब पढ़े थे तब हमने ऑप्टिमाइजेशन को पढ़ा था. और ऑप्टिमाइजेशन के अंदर हमने ये समझने की कोशिश की थी कि या तो हम मैक्सिमाइज करेंगे, मैक्सिमाइज किस चीज को करेंगे? प्रॉफिट को, रेवेन्यू को और यूटिलिटी को. मिनिमाइज किस चीज को करेंगे? मिनिमाइज करेंगे हम कॉस्ट को, लॉस को, डिससेटिस्फैक्शन यानी कि डिसयूटिलिटी को. तो जब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन गिवन हो, A1 A2 A3 A4, ये लेट्स से हमारे पास ये 4 ऑप्शन गिवन हैं और अगर हम ये चूज करना चाहें कि इसमें से हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, तो हम किसका यूज करेंगे? लीनियर प्रोग्रामिंग का. प्रोवाइडेड जो लीनियर है हमारे जो उसके वेरिएबल्स हैं उनकी पावर 1 हो, यानी कि टू चूज द बेस्ट अमंग द ऑल्टरनेटिव्स. अगर आपसे पूछा जाए कि लीनियर प्रोग्रामिंग का पर्पस क्या है या फिर लीनियर प्रोग्रामिंग हम क्यों यूज करते हैं, तो टू चूज द बेस्ट अमंग द ऑल्टरनेटिव्स इज नोन एज द लीनियर प्रोग्रामिंग. लीनियर इसीलिए क्योंकि जो उसमें वेरिएबल्स होंगे उनकी पावर 1 होगी. प्रोग्रामिंग यानी कि प्लानिंग यानी कि ऑप्टिमाइजेशन करना. ठीक है. अब फॉर्मली अगर बात करना चाहें तो लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है? लीनियर प्रोग्रामिंग डील्स विद द ऑप्टिमाइजेशन. लीनियर प्रोग्रामिंग डील्स विद द ऑप्टिमाइजेशन, दैट मीन्स आइदर मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, रेवेन्यू और यूटिलिटी, या किसी भी चीज का मैक्सिमाइजेशन जिस चीज को बढ़ाकर हमें खुशी मिलती है, और मिनिमाइज किसका? कॉस्ट, लॉस और डिसयूटिलिटी. ठीक है. ऑफ ए लीनियर फंक्शन ऑफ ए नंबर ऑफ वेरिएबल्स. कितने वेरिएबल्स? जितने भी वेरिएबल्स हमको गिवन है उतने वेरिएबल्स, सब्जेक्ट टू ए नंबर ऑफ कंडीशंस. कुछ यानी कि हमें कंडीशंस भी गिवन होंगी, उस कंडीशंस में हमें इनइक्वेशंस या इक्वेशंस गिवन होंगी. ये सारी चीजें तो अभी आपको समझ में आ जाएंगी. सबसे पहले हमको समझना है कुछ टर्मिनोलॉजी है, जो टर्मिनोलॉजी हमें लीनियर प्रोग्रामिंग के लिए समझनी है और बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले हमें समझना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है. ठीक है. ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो होता है वो हमारा होता है कि प्राइमरी पर्पस क्या है? प्राइमरी पर्पस ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी, यानी कि हम एलपीपी बना ही क्यों रहे हैं, व्हाट इज आवर पर्पस इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन. मैंने आपको क्या बताया? लीनियर प्रोग्रामिंग हम क्यों करते हैं? या तो हमें मैक्सिमाइज करना होता है या मिनिमाइज करना होता है. तो जो हमारा ऑप्टिमाइज ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, यानी कि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा? प्राइमरी पर्पस क्या है? आइदर मैक्सिमाइजेशन
आइदर मैक्सिमाइज इज आवर ऑब्जेक्टिव और मिनिमाइजेशन इज आवर ऑब्जेक्टिव। देखिए ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है, पर्पस। तो हम लीनियर प्रोग्रामिंग क्यों कर रहे हैं, हम लीनियर प्रोग्रामिंग क्यों कर रहे हैं, ऑप्टिमाइजेशन के लिए। तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमको बताएगा मैक्सिमाइज या मिनिमाइज। ठीक है, इतना समझ में आया। अब जो बिजनेस एप्लीकेशन होंगी उसमें जो मैक्सिमाइज करेंगे हम प्रॉफिट को, रेवेन्यू को, मिनिमाइज करेंगे कॉस्ट को, लॉस को, बेसिक चीजें। अगर हमारे पास C1, C2, Cn कांस्टेंट है, X1, X2, Xn वेरिएबल्स हैं, तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसा दिखेगा, C1 इंटू X1 प्लस C2 X2 प्लस 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 Cn Xn, दिस विल बी आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। पहली टर्मिनोलॉजी जो हमको समझनी थी वो थी ऑब्जेक्टिव फंक्शन। दूसरी टर्मिनोलॉजी जो हमको समझनी है दैट इज कंस्ट्रेंट फंक्शन। देखिए कंस्ट्रेंट जो है वो आपने इकोनॉमिक्स में बहुत बार सुना होगा, और कंस्ट्रेंट के पीछे का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देती हूँ कि जो हमारे रिसोर्सेस है वो अनलिमिटेड नहीं है, हमारी चॉइसेस अनलिमिटेड है, रिसोर्सेस हमारे लिमिटेड है, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस है, यानी कि रिसोर्सेस की हमारे पास कमी है। तो हमारे पास एक हमेशा कंडीशन होती है कि हम इस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए, यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इतने ही रिसोर्सेज डिवोट कर सकते हैं, यानी कि हम इससे ज्यादा रिसोर्सेज जो है वो दे नहीं सकते हैं। जब हमारी एक कंडीशन लग गई कि हम इससे ज्यादा रिसोर्सेज नहीं दे सकते, लेट्स से हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमको मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट, लेकिन हम उसमें इन्वेस्ट कितना कर सकते हैं, यानी कि कॉस्ट कितना लगा सकते हैं, कॉस्ट हम उसमें 1 लाख ही लगा सकते हैं। तो 1 लाख हमारी कंडीशन हो गई ना, 1 लाख क्या हो गया, 1 लाख हमारा कंस्ट्रेंट हो गया। हमारा कंस्ट्रेंट क्या है, हमारी वो कंडीशंस जिन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए हमें ऑप्टिमाइजेशन करना है, यानी कि ये जो हमें मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है ये हमें ध्यान में रख के करना है, किस चीजों को, अपने कंस्ट्रेंट को, अपनी कंडीशंस को। ठीक है, और कंस्ट्रेंट फंक्शन में क्या पहचान होती है, दिस इज आइदर लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और इज इक्वल टू। इसमें या तो इन इक्वेशंस होंगी या इक्वेशंस होंगी। ठीक है, इसके बाद में तीसरी चीज जो हमको देखनी है दैट इज फीजिबल रीजन। क्योंकि हम एलपीपी फिलहाल ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने की बात कर रहे हैं, एलपीपी ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो जब हम ग्राफ बनाएंगे, इनइक्वालिटीज को ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सब बिल्कुल मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से इन चीजों को ड्रॉ करना है। तो जब हमने इनइक्वालिटीज को ड्रॉ किया, तो ड्रॉ करने के बाद जब हमने शेड किया एरिया को शेड करने के बाद एक हमारा कॉमन एरिया आया। जो हमारा कॉमन एरिया आया वो हमारा क्या है, फीजिबल रीजन। ठीक है, फीजिबल रीजन के बाद हमें जो नेक्स्ट चीजें समझनी है वो ये समझनी है कि फीजिबल रीजन से हमें इसके बाद में हमारा मतलब क्या है। फीजिबल रीजन के बाद में जो भी हमें चीजें निकालनी है दैट इज द ऑप्टिमम पॉइंट्स, यानी कि वो पॉइंट जो कि अल्टीमेटली हमें सोल्यूशन में चाहिए था, यानी कि एक्स वाई या जो भी हमने वेरिएबल्स माने हैं उनकी वो वैल्यू जिस पे हमारा ऑप्टिमम और जिस पे हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो सेटिस्फाई हो जाए, उन पॉइंट्स को क्या बोलेंगे, ऑप्टिमम पॉइंट्स। फीजिबल रीजन के बाद एक पॉइंट हमारा, कई बार कुछ बुक्स में फीजिबल सोल्यूशन भी लिखा होता है। तो फीजिबल सोल्यूशन वो सारे सोल्यूशन होते हैं जो कि हमारे कंस्ट्रेंट की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। जरूरी नहीं है कि जो फिजिबल सोल्यूशन और जो ऑप्टिमल सोल्यूशन हो वो हमेशा मतलब एक ही है, यानी कि फिजिबल सोल्यूशन बहुत सारे हो सकते हैं। फिजिबल सोल्यूशन के अंदर हम ऑप्टिमल सोल्यूशन ढूंढेंगे या ऑप्टिमम पॉइंट ढूंढेंगे। तो फिजिबल सोल्यूशन वो सारी कंडीशन जिन्होंने कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई कर दिया वो हमारे फिजिबल सोल्यूशन हो जाते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि हमको किस तरीके से ये करना है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले एक थोड़ा सा रफ स्केच वर्क देखेंगे, फिर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ठीक है, स्टेप वन में हमको क्या करना है, जितनी भी इनइक्वालिटी हैं उनको इक्वालिटी में कन्वर्ट करना है। इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के बाद में उसमें शेड करना है रीजन को। ठीक, उसके बाद में जब हमने इस रीजन को शेड कर दिया तो वो हमारे फीजिबल रीजन आ गए। फीजिबल रीजन को हम क्या करेंगे, फीजिबल सॉल्यूशन मानेंगे। फीजिबल सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, कॉर्नर
पॉइंट मेथड फिजिबल सोल्यूशन हमने निकाल लिए, यानी कि हमने वो सारे पॉइंट निकाल लिए जो कि हमारे पॉसिबल सोल्यूशन हो सकते हैं। उसके बाद में हमने स्टेप 4 में क्या किया, पॉइंट्स को चेक किया, यानी कि जो हमारे कॉर्नर पॉइंट मेथड के थ्रू पॉइंट निकले थे उनका वेरिफिकेशन किया, और फिर जो भी वैल्यू हमारी ऑप्टिमाइजेशन में आई, यानी कि जो भी वैल्यू हमारी ऑब्जेक्टिव फंक्शन को सेटिस्फाई करेगी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को अगर वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, इन दैट केस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को अगर सेटिस्फाई कर लिया तो वो हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, दैट विल बी आवर सोल्यूशन। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत है? इतने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करना है। अच्छा देखिए, ये तो स्टैंडर्ड स्टेप्स हैं, ये क्या है, ये स्टैंडर्ड स्टेप्स हैं, लेकिन ये जो स्टेप्स है ना, ये कम ज्यादा होते रहते हैं क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से। जब आप क्वेश्चंस को फर्दर सॉल्व करेंगे तो आप समझेंगे कि क्वेश्चन की फर्दर डिमांड के हिसाब से कम ज्यादा कैसे होंगे। एक एग्जांपल देखते हैं, सोल्व द फॉलोइंग एलपीपी। मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 5x प्लस 3y सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट क्या क्या गिवन है इसमें बेटा, 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 15, 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, हमारा जो पार्ट है जो हमें कंसीडर करना है वो केवल हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला कंसीडर करना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। स्टेप 1, इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करो। 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। इन दोनों लाइन को ड्रॉ कीजिए। तो सबसे पहले दिस इज लाइन 1, दिस इज लाइन 2। लाइन 1 को ड्रॉ कीजिए, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। आपको दो कोऑर्डिनेट्स निकाल दें, उन कोऑर्डिनेट्स को हम ज्वाइन करके क्या कर सकते हैं, उन कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन करके हम वैल्यूज निकाल सकते हैं, x y। एक बार x को 0 रख दीजिए, x को 0 रखा तो y क्या आया, 5y इज इक्वल टू 15, y इज इक्वल टू 3। एक बार हमने क्या किया, यहाँ पे हमने x को 0 रखा, यहाँ पे हम y को 0 रखेंगे। लेट y इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 5। तो x 5 जब y 0 आया तो हमारे क्या क्या पॉइंट्स आए, एक पॉइंट आया 0 3, एक पॉइंट आया 5 0। यानी कि इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को हम प्लॉट करेंगे इससे फर्स्ट लाइन से। ठीक है, स्टेप 2, स्टेप 1 का सेकंड पार्ट, दूसरी लाइन को ड्रॉ कीजिए। 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। लेट x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 5। x अगर 0 है तो y 5 हो गया। अब y को 0 रखिए तो x क्या हो गया, 5x, x इज इक्वल टू 2, x 2 y 0। तो क्या पॉइंट आ गए, 0 5 d 2 0। ड्रॉ कर दीजिए इसको ग्राफ पे, ड्रॉ कीजिए इसको। 0 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ए पॉइंट क्या है, 0 3, यानी कि x एक्सिस 0 y 3। बी पॉइंट क्या है, 5 0, यानी कि x 5 y 0। इसको मैच कर दीजिए। ठीक है, ये यहीं से होके जाएगा बिल्कुल। ठीक है, जब आप इसको उससे ग्राफ पेपर पे और पेंसिल और स्केल से बनाएंगे ना तो बिल्कुल एग्जैक्ट बन के आएगा। सी पॉइंट क्या है, ये हमारा क्या हो गया, ए पॉइंट, ये हमारा बी पॉइंट। अब ये हमारा हो गया, ये जो हमारी लाइन ड्रॉ की है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15।
3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। फर्स्ट लाइन ड्रॉ हो गई। सेकेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए कौन कौन से कोऑर्डिनेट चाहिए? C 0 5 0 5 2 0, ये हमारी सेकेंड लाइन हो गई। सेकेंड लाइन की इक्वेशन क्या है? 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझना है। देखिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या आपको समझना है? 3x प्लस 5y इज लेस देन इक्वल टू 15 है। लेस देन इक्वल टू 15 का मतलब क्या है कि हमको इनइक्वालिटी ड्रॉ करनी थी, लेकिन हमने क्या ड्रॉ किया है? इक्वालिटी। यहाँ पे हमने क्या किया था? फर्स्ट स्टेप में इनइक्वालिटी को इक्वालिटी बनाया था और फिर हमने इक्वालिटी को ड्रॉ किया था, राइट? लेकिन क्वेश्चन में तो इनइक्वालिटी है, तो जब हमको इनइक्वालिटी से इक्वालिटी में ड्रॉ किया और हमको फाइनली तो देखना इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है नहीं, तो हम क्या करेंगे? हम उस पे शेडेड रीजन का यूज करेंगे। अब मैं आपको ये समझाती हूँ कि शेड करना कैसे है। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सिंपल। आप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं ये कहूं कि इसमें 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15, यहां पे एक समझिए, ठीक है? यहां पे 5, यहां पे 3, दिस इज 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। इस लाइन ने इस पूरे प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। दिस इज अपर प्लेन, दिस इज लोअर प्लेन। इतने में किसी को कोई कंफ्यूजन? इस लाइन ने दो पार्ट में डिवाइड किया है या नहीं किया है? आप लोग बोलेंगे कि कर दिया है। ये ऊपर वाला प्लेन है, ये लोअर वाला प्लेन है। अब हमको सेट करना है। अब हमको ये देखना है कि अगर ये 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 15 हो जाए तो ये वाला एरिया इंक्लूड होगा या ऊपर वाला एरिया इंक्लूड होगा? कौन सा एरिया इंक्लूड होगा? तो उसको चेक करने के लिए एक सबसे बढ़िया टेस्ट है कि हम इसमें से कोई एक कोऑर्डिनेट रख के देख लेते हैं। कोई एक कोऑर्डिनेट रख के देख लीजिए। अगर कोई एक कोऑर्डिनेट हमने रखा और कोई एक कोऑर्डिनेट की वैल्यू सेटिस्फाई हो गई तो यानी कि ये सारे पॉइंट्स कवर्ड हैं लोअर प्लेन के। और अगर अपर प्लेन की कोई एक वैल्यू सेटिस्फाई हो जाती है तो यानी कि अपर प्लेन के सारे पॉइंट कवर्ड है। तो हम क्या करते हैं? सबसे बेसिक 0 0 ओरिजिन के जो पॉइंट है वो रख के देखते हैं। तो 3 इंटू 0 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 15। तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 15। 0 जो है वो 15 से लेस देन है। ये जो कंडीशन है, ये जो इक्वेशन है, सेटिस्फाई हो गई। यानी कि जब हम इसको शेड करेंगे तो वो वाला एरिया कंसीडर करेंगे जिसमें 0 0 इंक्लूड हो। तो 0 0 किस साइड इंक्लूड होगा? इस साइड। तो यानी कि हम इसको क्या करेंगे? इनवर्ट शेड कर देंगे। अगर ये मैक्सिमाइज होता, मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूं, अगर ये इसकी जगह ग्रेटर देन होता तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती? 0 क्या 15 से बड़ा है? 0 15 के बराबर है? 0 15 से बड़ा नहीं है, 0 15 से छोटा है। यानी कि उस केस में जो हमारा ओरिजिन है वो आंसर के सोल्यूशन सेट में नहीं आता। तो उस केस में हम क्या करते हैं? अपर प्लेन को शेड कर देते हैं। लेकिन क्योंकि ये लेस देन है और कंडीशन को सेटिस्फाई किया था, हम इसमें क्या करेंगे? लोअर प्लेन को कर देंगे। तो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15 का लोअर प्लेन कौन सा है? ये इसका लोअर प्लेन है, ठीक है? तो यानी कि ये सारा एरिया जो है कवर होगा। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था? जो शेडेड रीजन होगा वो कॉमन रीजन होगा जितने भी कंस्ट्रेंट होंगे। तो एक कंस्ट्रेंट का ये हो गया। दूसरा जो हमारा कंस्ट्रेंट है 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, क्योंकि ये भी लेस देन है तो ये भी इनवर्ट पॉइंट आउट होगा। यानी कि ये वाला जो एरिया है, ये पूरा एरिया जो है, ये पूरा एरिया हमारा 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, इसकी वजह से हम क्या करेंगे? इसकी वजह से हम इसको शेड करेंगे। लेकिन एक बात समझने वाली है। समझने वाली बात यह है कि मैंने आपको बताया था कि जितने भी कंस्ट्रेंट होंगे उनके कॉमन शेडेड रीजन लेना है। कॉमन शेडेड रीजन ऑफ ऑल कंस्ट्रेंट्स, यानी कि जितने भी कंस्ट्रेंट्स हैं उनका कॉमन शेडेड रीजन लेना है, यानी कि जो सब में हो। देखिए ये वाला जो पार्ट है वो इस वाली इक्वेशन के बाहर का है, यानी कि यहाँ पे मैक्सिमाइजेशन बन गया। ये जो हमारी लाइन आई है 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ये लाइन तो यहीं तक ही है ना। देखिए ये लाइन तो केवल यहीं तक ही है ना। तो ये वाला एरिया जो है ये हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। ये जो लाइन है ये इसको इंक्लूड नहीं करेगी क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन वाली कंडीशन आ गई। तो हमारा कॉमन शेडेड एरिया कितना निकल के आया? ये हमारा कॉमन शेडेड एरिया निकल के आया जो कि दोनों कंस्ट्रेंट के द्वारा सेटिस्फाई किया जाता है, ठीक है? ये हमारा क्या हो गया? दिस इज आवर कॉमन
एरिया। अब इस कॉमन एरिया के पॉइंट्स लिख लीजिए। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे O है, ओरिजिन यानी कि 0 0। यहाँ पे ये कौन सा पॉइंट है? विच पॉइंट इज दिस? 2 0 पॉइंट D 2 0। यहाँ पे क्या पॉइंट है? 0 3। 0 3 हमारा कौन सा पॉइंट था? 0 3 हमारा A पॉइंट था। ठीक है, यानी कि हमारे 3 निकल के आ गए हैं। 0 3 निकल के आ गया, 2 0 आ गया, 0 0 आ गया। लेकिन एक पॉइंट ये भी तो है, ये एक पॉइंट है कि नहीं, जहां पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं। अगर आपने ग्राफ बिल्कुल एग्जैक्ट बनाया है, देखिए मैंने जो ये ग्राफ बनाया है ये मैंने अंदाजे से बनाया है, एक ग्राफ एग्जैक्ट नहीं है। लेकिन अगर आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो आप इसको यहीं से ड्रॉ करके देख लेंगे कि क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं। लेकिन आप ग्राफ पे अगर नहीं बना रहे हैं, वैसे आपको ग्राफ पर ही बनाना चाहिए, तो मैं उसका एक आपको ऑल्टरनेटिव बता देती हूँ कि आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि ग्राफ पे वैल्यू सही आई है या नहीं। दो जो इक्वेशन आई है उन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए, क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। दिस पॉइंट, लेट्स से दिस पॉइंट इज E, तो दिस E पॉइंट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू लाइन। ये इंटरसेक्शन पॉइंट है दो लाइंस का, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सोल्व करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम इसको सोल्व करके इसकी वैल्यू निकालते हैं। 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। इन दो को सॉल्व कर दीजिए, एलिमिनेशन मेथड लगाइए। इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 3 जा 15x प्लस 3 2 जा 6y इज इक्वल टू 30। 5 3 15x प्लस 25y इज इक्वल टू 15 5 75 माइनस 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 19y इज इक्वल टू -3 4 माइनस माइनस से माइनस y इज इक्वल टू 45/19। अगर इस y की वैल्यू को आप यहाँ पे रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 20/19। यानी कि ये जो हमारा कोऑर्डिनेट था ये कितना आ गया? 20/19 40/19। यानी कि हमारे कितने पॉइंट्स आ गए? हमारे पॉइंट्स आ गए O 0 0, A 0 3, B सॉरी D पॉइंट 2 0, D 2 0, B 20/19 45/19। ये हमारे क्या आ गए? ये हमारे फिजिबल सोल्यूशन है। ये याद रखिए ऑप्टिमम सोल्यूशन नहीं है, ये फिजिबल सोल्यूशन है। यानी कि जितने भी पॉसिबल सोल्यूशंस हैं वो इन चारों में से ही एक होंगे। ठीक है, इन चारों में से कोई एक ऑप्टिमम सोल्यूशन होगा। अब इसको चेक कैसे करेंगे कि ऑप्टिमम सोल्यूशन होगा या नहीं होगा? उसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे वैल्यूज एक्स वाई की। यहाँ पे हम वैल्यूज नहीं, यहाँ पे पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। पॉइंट्स x5, यहाँ पे वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा क्या था? z इज इक्वल टू 5x प्लस 3y। z इज इक्वल टू 5x प्लस 3y। तो सबसे पहले हमने पॉइंट रखे 0 0 0 0 रखते हैं, तो इट विल बी z इज इक्वल टू 0। फिर हमने रखा 0 3, तो z इज इक्वल टू 5 प्लस 3 इंटू 3। 5 इंटू 0 0 जाएगा इज इक्वल टू 9। 2 0 यानी कि 5 2 10 प्लस 0 इज इक्वल टू 10। 20/19 45/19। z इज इक्वल टू 5 इंटू 20/19 प्लस 3 इंटू 45/19 इज इक्वल टू 10 प्लस 0 10 होगा 235/19। क्योंकि हमें मैक्सिमाइज करना था, याद कीजिए क्वेश्चन के स्टार्टिंग में क्या बोला था कि मैक्सिमाइज करना है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? ये, यानी कि जो फंक्शन है उसकी ऑप्टिमम वैल्यू क्या है? एट x इज इक्वल टू 20/19, y इज इक्वल टू 45/19। ये ऑप्टिमम वैल्यू है और ये ऑप्टिमम वैल्यू है। और जो ऑप्टिमम वैल्यू आई है ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज इक्वल टू 235 डिवाइडेड बाई 19। ठीक है, अगर हमसे मिनिमम पूछा जाता तो हमारा आंसर ये हो जाता, लेकिन हमसे मैक्सिमम पूछा गया है
इसीलिए हमारा आंसर ये हो गया। आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। That's it for today's videos guys. I hope you like my video. If you like it, please like it, share it with your friends, subscribe to the channel. सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें ताकि नेक्स्ट टाइम में जब भी वीडियो अपलोड करूँ वो जल्द से जल्द आपको मिले। For the latest course, check out our app. Until next time, thank you so much. Don't forget to like, share and subscribe. Thank you.